इंडियन अचीवर्स के सभी साथियों का हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मुनीश रायजादा, हमारे साथी डॉक्टर विजय गौड़ और मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली से दो सरकारें चलती हैं। उनमें से एक जो देश को चलाती है मोदी की अगुवाई में और पिछले 9 साल से वो अपने काम कर रही है, और दूसरी सरकार जो दिल्ली को चला रही है, जिसकी कमान अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है, और वो भी करीब पिछले 9 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। हालांकि दिल्ली सेंटर है, लेकिन मोदी सरकार पर विपक्ष बहुत ज्यादा घोटालों के या दूसरे आरोप नहीं लगा पाया है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के साथ इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो व्यक्ति ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का झंडा लहराते हुए सत्ता पर काबिज हुआ था, आज वो उसी दलदल में फंसा हुआ है और उससे बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। एक एक करके उसके मंत्री और नेता तिहाड़ की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जो ये मुहिम शुरू करी थी अन्ना हजारे की अगुवाई में, उसमें ऐसे बहुत से पिलर्स थे जो शुरू से जुड़े थे, और इस ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त की आह्वान पर वो साथ में जुड़े थे, और उसमें उन्होंने अपना तन मन धन से पूरा सहयोग दिया था। और उसमें एनआरआईज भी पीछे नहीं रहे। उन्हीं एनआरआईज में से एक है डॉक्टर मुनीश रायजादा, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी सेटल्ड डॉक्टरी की प्रैक्टिस को छोड़कर इस मुहिम में शामिल होने के लिए वो दिल्ली आ गए। लेकिन बहुत जल्द जब अरविंद केजरीवाल सरकार बनाकर आए तो उनका धीरे धीरे मोह भंग हो गया, और वो धीरे धीरे इतने ज्यादा टूट गए कि उन्होंने उनसे बिल्कुल अपना रास्ता अलग कर लिया और एक नई पार्टी का गठन कर दिया उन्होंने, जिसका उन्होंने नाम रखा है लोक सेना हिंद। और डॉक्टर मुनीश रायजादा उनको अब केजरीवाल नहीं फर्जीवाल बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टांस हैं जिससे केजरीवाल की बदमाशी या कह लो फर्जीवाड़ा या करप्शन, हर चीज उनके उंगलियों के इशारे पर है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर देखेंगे कि केजरीवाल कितने गलत हैं, डॉक्टर मुनीश रायजादा कितने सही हैं, उनके पास ऐसी क्या चीजें हैं जिसको लेकर उनको एक अलग पार्टी बनानी पड़ी, और वो केजरीवाल के ऊपर एक एक करके रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं। तो मुनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आप, हमें उम्मीद है कि आप बड़ी ईमानदारी से हमारे सवालों का जवाब देंगे। हमारा ना तो आपसे कोई बैर है, ना केजरीवाल जी से कोई बैर है। हमारा पर्पस है कि एक सच्चाई को सामने लाना, और उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप बेखौफ होकर अपनी बातों को हमारे इस कार्यक्रम में रखेंगे। बिल्कुल। तो मुनीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने शुरू से इस पार्टी का साथ दिया, और हमें ये भी पता कि आपने धन से भी बहुत साथ दिया, हर चीज से साथ दिया, लेकिन आज आप उनसे बिल्कुल मोह भंग हो गया और आपने एक नई पार्टी बना ली है, ठीक है। और आपने ये भी कहा कि 2025 के चुनाव आप इंडिपेंडेंटली अपनी नई पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। तो इसके पीछे, और आप हमेशा केजरीवाल को फर्जीवाल कहते हैं, आपके जितने भी हमने इंटरव्यू देखे आप उसमें उनको फर्जीवाल के नाम से बुला रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में खुलकर बताइए कि क्या वजह, क्या है, ये सब क्यों हुआ और इसमें सच्चाई क्या है। देखिए, संक्षेप में कहूं तो मैं पहले स्वयं अपने बारे में 2 मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि 2002 में मैं यूएसए आया था, एंड अभी तक मेरा बेस यूएसए ही है, शिकागो प्राइमरीली। जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उस वक्त मैंने भी काफ़ी एनआरआईज और देश और विदेश में जो लोग हैं अपने भारतीय मूल के, उनकी तरह मैंने भी इस चीज़ का समर्थन किया, अन्ना आंदोलन का। आम आदमी पार्टी बनी, उसमें भी मैंने तन मन धन से सहयोग दिया। पार्टी के लिए मैंने एज ए कार्यकर्ता भी काम किया, एज ए ऑफिस बेयर भी काम किया है, एंड डिफरेंट कैपेसिटीज में मैंने पार्टी के साथ बड़े इनिशियल शुरुआती दिनों में काम किया, जब लोग हमारे पास थे ही नहीं। और उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो मैं तब भी एनआरआई सेल का को कन्वीनर था। 2015-16 की बात है। जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आए थे, देखिए ये हम क्लियरली बोलते थे कि डिस्पाइट इंडिया हैविंग मोर देन 2000 पार्टीज दैट टाइम, एक नई पार्टी की आवश्यकता इसलिए है कि हम आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं अपने भारतीय राजनीति में। व्यवस्था परिवर्तन से कम कुछ भी हमें मान्य नहीं है, ये हमारे शब्द होते थे आम आदमी पार्टी के स्टेटेड स्टेटमेंट्स, स्टेटेड क्लेम्स। एंड हमारा पेट था
स्लोगन था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी जो इस वक्त टोटली करप्ट और इनएफिशिएंट है, वो अभी भी ये टैग इस्तेमाल करती है जो कि अनैतिक है। एंड 3 चीजें, क्योंकि आप यूएसए में बैठे हैं, आप अब इस बात को और ज्यादा अच्छे ढंग से अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जो डेमोक्रेसी वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने ओवर द डेकेड्स एंड सेंचुरीज अपनी डेमोक्रेसी को रिफॉर्म्स के जरिए बेहतर बनाया है, जिसको अपन कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैसे रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए, जैसे इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल फंडिंग इज ब्लैक। तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम 3 मूलभूत सिद्धांतों पे अमल करेंगे। हाईकमांड कल्चर खत्म करके इनर पार्टी डेमोक्रेसी लेके आएंगे। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे पॉलिटिकल फंडिंग में, चंदे की पारदर्शिता। एंड थर्ड, इंटरनल विजिलेंस, आंतरिक लोकपाल। तो सबको लगा कि बदलाव का समय आ चुका है और ये पार्टी वास्तव में इंडिया में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां होने के बावजूद ये वास्तव में बदलाव के वाहक हैं, संदेश वाहक भी हम करके दिखाएंगे। इसलिए हम जुड़े थे, आप दुनिया भर के लोगों ने सपोर्ट किया। तो जब आप सब चीजों से डिविएट होके जब अपना आचरण करेंगे तो उसको फर्जी वाड़ा ही कहना चाहिए। ये लोगों के साथ धोखा भी है, अनैतिकता भी है एंड भ्रष्टाचार का मूलक भी है, भ्रष्टाचार का संदेश। किस तरह के धोखे दिए हैं जी? सो इनर पार्टी डेमोक्रेसी कहा गया, एक व्यक्ति 2 से ज्यादा टर्म्स पे किसी पद पे नहीं रह सकता। आज हालत यह है कि पार्टी में 2 टर्म्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करके एक जो कन्वीनर शुरू में बने थे वही आज भी कन्वीनर है। पार्टी को बने हुए तो 13 ईयर्स हो चुके हैं, 2012 में बनी थी, 13-14 साल। तो 2 टर्म्स के बाद आपका कन्वीनर क्यों चेंज नहीं हुआ? नंबर 2, जो नेशनल काउंसिल बनी थी, जो फाउंडेशन मेंबर्स के माध्यम से 26 जनवरी, जो कल, आज 26 आपके यहाँ 26 नवंबर है, बल्कि आज, हाँ, ये कल आ जाएगा, सॉरी, आज यहाँ पे 25 है, आपके भी 25 सुबह है, यहाँ पे 25 नाइट है। कल आम आदमी पार्टी का, यानी कि 26 नवंबर आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। तो बड़े एक सामयिक बिंदु पे हम बात करें तो इन्होंने कहा था, नेशनल काउंसिल ने जो गठित हुई थी 26 नवंबर 2012 को, उसको भी दरकिनार करके उसको बदल दिया गया है। नंबर 2, थर्ड, पॉलिटिकल फंडिंग, पारदर्शिता से बिल्कुल हट चुके हैं हम लोग, चंदे की लिस्ट को हटा दिया गया। आंतरिक लोकपाल का हनन हुआ, आंतरिक लोकपाल आज की तारीख में है ही नहीं। और इनर पार्टी डेमोक्रेसी का तो पहले ही बदल चुका हूं। देखिए, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, न कि आप गवर्नेंस कैसे देंगे। गवर्नेंस तो राबड़ी देवी के समय भी होती रही। आज इस वक्त आप दिल्ली की सीट पर किसी एक आम समझ के व्यक्ति को भी बैठा देंगे तो भी गवर्नेंस चलती रहेगी, क्योंकि गवर्नेंस का एक सिस्टम अपने देश में बना हुआ है। तो मूलभूत सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ हुआ और उसके अलावा जो अपने पास एक मौका था, एक मॉरल प्रोजेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसको ध्वस्त करने में अरविंद की बहुत बड़ी भूमिका है। एंड पार्टी में सिस्टम सारे बनने नहीं दिए गए। और उसके बाद जब ये इन्होंने चंदे की लिस्ट हटाई, उसके बाद टिकटों का बेचना, टिकटों के माध्यम से पैसे कमाना और ब्लैक मनी की फंडिंग हुई। आपने राज्यसभा में सबसे पहले किसको भेजा? सबसे पहले एक धनपति थैली शाह मिस्टर सुशील गुप्ता को, जो कि ये दिल्ली से, आप उनको अच्छे से जानते हैं। उनसे पहले वो मिस्टर एनडी गुप्ता नहीं आए थे, नारायण दास गुप्ता? पहले भेजा 2 व्यक्तियों को, संजय सिंह को भेजा और सुशील गुप्ता को भेजा, फिर एनडी गुप्ता को भेजा। ओके। और अब जब पंजाब में, क्योंकि सीटें सत्ता में आई, तो नेचुरली इसके माध्यम से काफी राज्यसभा की 3 सीटें बन गई इनकी एडिशनल। इसको भेजा गया लवली यूनिवर्सिटी के जो वन ऑफ द फाउंडर्स को भेजा गया, और बाकी भी एक व्यक्ति है, उनको भी भेजा। आप देखिए इनके राज्यसभा के आप लोगों का ब्यौरा देखिए, सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि सभी रिच फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, जिनके लिए 50-100 करोड़ मैटर भी नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टी में जो एक बदलाव, एक जो हमें एक अच्छी राजनीति करके दिखानी थी, वो कहाँ की? डॉक्टर साहब थोड़ा सा। तो मुनेश जी, अब
देखिए, आपने जो सारी बात बताई, आप तो डॉक्टर हैं, समस्या तो समझ आ रही है सबको, दिल्ली में भी सबको समझ आ रही है, हम लोगों को भी समझ आ रही है। अब समाधान की बात कर लें। ये जो केजरीवाल जी हैं, उनका ये कहना है, बार-बार वो ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको काम नहीं करने दिया। वो रावण कहते हैं, वो क्या-क्या कहते हैं, वो पब्लिक डिस्कोर्स में चीज़ों को इतना नीचे ले आए हैं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने तो उनका क्लेम ये है कि भई मुझसे अच्छा कोई राजा नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता और दिल्ली को मैंने पता नहीं क्या बना दिया। आपने उस समस्या को देख लिया, अब निदान क्या है? आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आप खुद ही कह रहे हैं 2000 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं देश में ऑलरेडी। आप किस तरह देखते हैं? किस तरह का परिवर्तन आप ला पाएँगे? कल को मान लो भगवान करे हमारी सबकी ये इच्छा है, आप मुख्यमंत्री बन जाएँ दिल्ली के, तो किस तरह का बदलाव करना चाहेंगे जो केजरीवाल ने नहीं किया? जी, एक तो मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप महानुभावों को भारत आने का मौका मिले, तो दिल्ली में आप सिर्फ 3 या 4 दिन रह के देखिएगा। ज़्यादा समय मैं बोल ही नहीं रहा। इस वक़्त पहले मैं आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स बता देता हूँ, फिर उसके निदान। दिल्ली में इस वक़्त AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी थोड़े दिन पहले 999 था, आनंद विहार में 999। 500 तो कॉमन था दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में। और उस वक़्त मैंने जिज्ञासावश देखना चाहिए, लगभग 15 दिन पहले, दिवाली से थोड़ा पहले, और उससे जिज्ञासावश मैंने कहा चलो मैं शिकागो में भी देख लेता हूँ AQI कितनी है। वहाँ पे था 97। मेरा बेटा डेनवर के पास लॉन्ग माउंट में रहता है, ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपके AQI कितना है? उन्होंने कहा 13। आप दिल्ली आके देखिए, इट्स ए टॉक्सिक गैस चैम्बर एंड वी द धेलियाइट्स आर बीइंग पुट टू स्लो डेथ। अब आपका क्वेश्चन है कि इसको इन्होंने क्यों नहीं किया? जैसे इन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की है। दिल्ली की जनता ने आपको चुना, आपको मैंडेट दिया, और बड़े खुशी के साथ मैंडेट दिया 67 सीटों का, उसके बाद 62 सीटों का आउट ऑफ 70। कॉन्स्टिट्यूशनली आपका फर्ज बनता है कि आप समस्याओं के निदान के लिए काम करें। कूड़ा करकट भी, अभी तो कूड़ा करकट भी बुरी हालत है, पॉल्यूशन तो है ही। यहाँ पे ये आप ये देखिए कि इवन पंजाब में भी, अब तो पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी, और ये सब मीडिया में आ चुका है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तब भी आरोप करते, अब यूपी पे आरोप लगाने लग गए। अच्छा, आप ये देखिए कि दिल्ली में अब MCD भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली के CM भी आप स्वयं है। इसमें तो केंद्र सरकार भी कुछ नहीं बोलती आपको। आप कूड़ा करकट क्यों नहीं साफ करवाते? बेसिक कूड़ा करकट सैनिटेशन, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के लेवल का काम है। छोटे 10,000 लोगों की सिटी में भी वही काम किया जाता है म्यूनिसिपैलिटी द्वारा, और चाहे 2 मिलियन की पॉपुलेशन। यहाँ पे देखिए कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है। अच्छा, अब एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट बीच में बता दूं, एक सिंगल पॉइंट से मेरी काफी बातें साबित हो जाएंगी। ये कहते हैं कि हम जन लोकपाल बिल के लिए कमिटेड है। अन्ना आंदोलन शुरू इसी बात पे होता है, जन लोकपाल बिल। पंजाब में फुल गवर्नमेंट है आपके पास, करके दिखा दीजिए आप। आपने कभी सोचा भी नहीं कि चलो पंजाब असेंबली में जन लोकपाल बिल पास कर दीजिए? पूरी गवर्नमेंट है, गवर्नर को मानना पड़ेगा। इन्होंने क्यों नहीं किया? अब इधर उधर भटक रहे हैं वो, दूसरे स्टेट्स में जा जाके। दिल्ली के मैंडेट का क्या हो? दिल्ली में काम क्यों नहीं करते आप? लोक सेना हिंद हमें मजबूरी में इसलिए बनानी पड़े कि हम भारतीय व्यवस्था, जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था है, जिस प्रकार से पॉलिटिक्स का लेवल है, डिस्कोर्स है, हम शुचिता की राजनीति करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के जो पुराने कर्तव्यनिष्ठ वॉलंटियर जो छोड़ के चले गए, और जो अन्ना आंदोलन के समय के लोग थे, पिछले 10 सालों से ये सुनने में आता था कि कहानी तो हमने क्या, हमने जो भी किया। डॉक्टर साहब आपके क्या क्या एजेंडा है? आपने क्या पॉइंट्स बनाए हैं जो आप जिसके बेस पर अपनी पार्टी के मोटिव को आगे लेकर चलेंगे? लोक सेना हिंद फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली का विकास, वी आर कमिटेड टू जस्ट दिल्ली स्टेट। दिल्ली के लोगों के साथ उनको असेंबल करके उनके साथ मिलकर विकास करेंगे दिल्ली का। नहीं, विकास तो करेंगे। विकास की डेफिनेशन क्या है? किस तरीके से लेके जाएंगे? दिल्ली में जो समस्याओं का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सैनिटेशन, स्कूल एंड हेल्थ, जो दिल्ली गवर्नमेंट इस वक्त जो कूड़ा कर, जो सब ये मैसअप हुआ पड़ा है,
हम इसके लिए बेटर पॉलिसी लाएंगे। 2025 जनवरी में इलेक्शन है, अभी 14 महीने दूर है। हम लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है, एक्सपर्ट से बात करके वी विल कम आउट विद बेटर विजन फॉर दिल्ली, बेटर सॉल्यूशंस फॉर दिल्ली, नंबर 1। नंबर 2, जो कैंडिडेट्स का चयन होगा वो हम पब्लिक कैंडिडेट के माध्यम से करेंगे, यानी कि जो आप यूएसए में देखते हैं प्राइमरी इलेक्शंस के माध्यम से, जिसमें जनता चुनाव करती है कैंडिडेट्स का, और फिर पार्टी उसको अपना कैंडिडेट फाइनल चुनाव में बनाती है। तो प्राइमरीज की प्रथा या सिस्टम लाके हम जनता के माध्यम से पब्लिक कैंडिडेट्स चुनेंगे जिनको पार्टी टिकट देगी। ये दो बड़े मूलभूत एक अलग से सिद्धांत है। नंबर 3, हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो खुद चुनाव नहीं लड़ेगी, ताकि हम दूसरा फर्जीवाल पैदा होने से बचा सके। ये मैं अगेन आई एम स्टेटिंग दिस, द टॉप लीडरशिप विल नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम्स पे ध्यान दे सके, पैरामीटर्स पे। ये तो ही सिद्धांतों की बात। एंड आइडियोलॉजिकली हम लोग ये मानते हैं कि जो भारतीय कल्चर है हम उसको आगे भी पोषित करना चाहते हैं। हम सनातन धर्म, सेकुलर कंट्री, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरी आस्था है, लेकिन सनातन धर्म के संवर्धन के लिए काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम पुनः वापस लौट के उसी बात पे आते हैं। जी, देखिए, आप कह रहे हैं, ये तो अब ऐसी बात हो गई, दिल्ली नाम के आदमी को 9 साल से हर साल हार्ट अटैक आ रहा है। वो तो बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट है एक। आप कह रहे हैं मैं उसको सेब खिलाया करूंगा ताकि उसकी सेहत अच्छी हो। जी, ड्रास्टिक सिचुएशंस के लिए ड्रास्टिक स्टेप्स की जरूरत होगी, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली। मैं भी दिल्ली में 25 साल 30 साल रहा हूं और हर साल जाता हूं दिल्ली। जो स्थिति जो आपने बताई उस दिन हमारे यहाँ पे 21 था AQI जो है। जी, ऐसी स्थिति में जिस तरह का मैनिफेस्टो आप लेके चल रहे हैं, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, आपका रामलीला ग्राउंड का जो फंक्शन था उसका वीडियो भी देखा। आपको क्या लगता है, गाय माता की सेवा करके क्या आप दिल्ली का सुधार कर पाएंगे? उसके लिए तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी मैदान में है जो हिंदुइज्म के मूल्यों के ऊपर चल रही है। कल को ऐसा तो नहीं है कि आप भी बीजेपी की बी पार्टी बन के रह जाएं और अंतोगत्वा उसी में आपका विलय हो जाए किसी स्टेज पे जाके। आपने अभी पिछले वाक्य में एक बात कही कि भाई हमारे जो बड़े नेता होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब ये तो डिफाइन कौन करेगा कि बड़ा नेता कौन है आप में से? ये तो केजरीवाल जी भी कहते थे कि मैं लोगों से पूछ के हर निर्णय लूंगा। जब वो जो उनके ऊपर एलिगेशन है शराब की पॉलिसी का, वो तो नहीं लोगों से पूछा उन्होंने। पूछा भी होगा, हमें तो नहीं पता, पर वो तो न्यायालय बताएगा अब। तो ऐसा क्या डिफरेंस है आप में और केजरीवाल जी में और भारतीय जनता पार्टी में? किस प्रकार की दिशा में आप जा रहे हैं? क्या आप धर्म की राजनीति करेंगे? क्या आप सेक्युलर राजनीति करेंगे? आप प्राइमरीज का इलेक्शन की बात कर रहे हैं। प्राइमरीज का इलेक्शन जब तक पूरी देश में नहीं होगा तो दिल्ली में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको? इन सब बातों का जरा विस्तार से बताइए प्लीज। देखिए 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, जो जिस किस्म, जैसे आपने कहा कि अपनी राजनीति या अपनी डेमोक्रेसी कोमा में है, वेंटिलेटर पे, इसको एक बिल्कुल एक बहुत अलग किस्म की ट्रीटमेंट चाहिए, बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि भारतीय राजनीति को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, यानी कि इलेक्टोरल, जुडिशियल एंड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम लोग इस वक्त वी थिंक ग्लोबली बट वी आर एक्टिंग लोकली, दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए कमिटेड है, तो नेचुरली दीज रिफॉर्म्स डोंट कम अंडर परव्यू, क्योंकि पार्लियामेंट लेवल के इश्यूज है। बट हमारे पास एक सोच है कि भारतीय राजनीति को में आमूलचूल परिवर्तन कैसे किया जाए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियों को अकाउंटेबल बनाया जाए, आरटीआई के तहत लाया जाए, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो, नोटा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, बड़े नोट बंद किए जा सकते हैं, सो मेनी अदर रिफॉर्म्स जो कि चाहिए। जुडिशरी को सशक्त किया जाए, नंबर 1। तो इस पे डिटेल्स पे इस वक्त कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम दिल्ली स्टेट इलेक्शंस में ये चीजें कहने के बावजूद भी इस पे कोई मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। नंबर 2, जो आपने कहा कि हम लोग कैसे ये जो क्लेम कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये है वो है, बीजेपी की बी टीम नहीं बन सकते। देखिए हमारे पास एक 10 साल का चिंतन है। 2011 से मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे काफी लोग हैं
काफी लोग तो क्योंकि हट गए, वो चले गए, दे जस्ट वेंट बैक विदाउट मिंसिंग वर्ड, इसलिए वो दिखते नहीं। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो सतबद्ध होके, हैरान होके वो कहते हैं कि हुआ क्या, ये हम आए किस लिए, तो हुआ क्या। तो इसलिए हमारे पास एक चिंतन है कि जो गलतियां पिछले 11 ईयर्स में हुई है, तो वो चिंतन हमारे काम आएगा। हमने सोचा है कुछ। और उसके अलावा मैं अपनी खुद की मेडिकल प्रैक्टिस यूएसए में छोड़ के यहाँ पे 24/7 आई एम फुली कमिट। मैं यहाँ पे आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में सरिता विहार में हमारा हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, एंड आई कैन वर्क इन एनी हॉस्पिटल दिल्ली। नियोनेटोलॉजी की जॉब बड़ी इजीली मिल सकती है क्योंकि बच्चे सब जगह पैदा होते हैं दुनिया में। बट आई एम फुली कमिटेड टू दिस एंड आई बिलीव कि हम लोग जो चिंतन से हम कुछ निकल के जो हमने सोचा है, समझा है, शायद वो हमारे काम आएगा। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी है। हाँ, आपने बोला कि सारे अच्छे लोग पार्टी छोड़कर चले गए, ठीक है जी, दूर चले गए, और आपने खुद भी बहुत चंदा दिया और चंदा इकट्ठा भी करवाया, ठीक है। आप ये बताइए कि वो लोग छोड़ के चले गए, लेकिन जो आम जनता है वो आज भी केजरीवाल के साथ है और वो हर बार चुनाव भी जीत जाता है, अब की बार एमसीडी भी जीत गया। आप ये बताइए कि आपके पास फंडिंग का क्या जरिया है और आप इस चीज को कैसे दूर करेंगे। वो जो जनता उसके साथ है, जो फ्री का झुंझुना वो पकड़ा देता है या बाकी चीजें करके कर देता है, उससे आप कैसे पार पाएंगे। देखो, गंदगी को हटाने के लिए गंदगी में तो जाना पड़ेगा, उसका आपने क्या उपाय किया है। देखिए, जब रेवड़ी कल्चर की हैबिट रविंद्र ने डाली है देश में, आई मीन दिल्ली में शुरू करके अब सब पॉलिटिकल पार्टियां उसी को फॉलो किए जा रही हैं, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। जब हम यहाँ पे आदर्शों की बात करते हैं तो क्योंकि वो समाज ने एक घात खाई है, समाज सोसाइटी एज ए होल हैज बीन बैक स्टेप्ड इन लास्ट मैनी ईयर्स। आदर्शों की राजनीति करने की बात जब उठती है तो लोग स्केप्टिक है, देयर इज अ स्केप्टिसिज्म इन द माइंड्स ऑफ पीपल, तो चैलेंजिंग है। हम पब्लिक फंडिंग से ही चलेंगे नेचुरली, उसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पब्लिक फंडिंग से चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये समझाने की जनता को कि नहीं, एक बैड एक्सपेरिमेंट डज नॉट मीन कि आप आगे भी ऐसे डिस्पाइट ऑल दिस स्केप्टिसिज्म, डिस्पाइट ऑल दिस हर्ट, लेट्स गिव अनदर ट्राई, दिस इज व्हाट वी कैन डू। एंड जनता के लिए दिल्ली में मुझे लगता है कि अगर ईमान ठीक हो तो आप जनता को डेफिनेटली बेहतर विजन प्रस्तुत कर सकते हैं और उनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी विल डू। वो तो देखो अरविंद केजरीवाल भी कर ही रहा है जी, वो तो चल ही रहा है जीवन उसका। हाँ, वो तो चलता ही है, लेकिन नेचुरली जो पिछले 10 सालों में इन्होंने किया दिल्ली का हाल, वो भी तो जनता के सामने है ना। जनता दुखी भी है। लेकिन जनता तो खुश है, आप नाराज हो, जनता खुश है। नहीं, ऐसा नहीं। आप नहीं, जनता तो जी पूरी खुश है। उसको पराली से मतलब नहीं है, पोल्यूशन से मतलब नहीं है, उसको कोई गंदगी से मतलब नहीं है। वो कह रही है हमें फ्री की बिजली पानी मिल रहा है, हम खुश हैं, हम तो इसी को वोट देंगे। उससे आप कैसे पार पाओगे। इसी से रिलेटेड बात यह है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने का चलन भारतीय राजनीति में हो गया है, एक पढ़े लिखे आदमी और एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं। ये अल्टीमेटली हमारे देश को कहां लेके जा रहा है कि हर नेता खड़ा होता है, मैं ये दे दूंगा, मैं साइकिल दे दूंगा, मैं फलाना दे दूंगा, मैं 300 यूनिट में 500 यूनिट में, तो होड़ लगी हुई है। तो क्या होगा इससे। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इसके लिए कुछ करेगी। देखिए, जब स्टेट्समैनशिप की, व्हेन द सोसाइटी डज नॉट हैव स्टेट्समैन एज लीडर्स, तो यही होता है जो होता है। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा स्टेट्समैनशिप उसमें नहीं है तो आप इस किस्म का भाव देखेंगे। धर्म नीति और समाज नीति राजनीति पर अंकुश लगा सकती है, लेकिन धर्म नीति की अपने देश में कमी है, मूल्यों की गिरावट आई है, एंड समाज नीति यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस नहीं है। पहले क्या होता था, आप देखिए कि पंचायत लेवल पे डिसीजंस होते थे, या फैमिली लेवल पे भी देखिए तो फैमिली में जो मुखिया होता था, एक उसकी इज्जत होती थी, उसकी बात मानते थे, चाहे वो बात गलत भी हो कई बार, तो एक प्रभाव होता था जिसको मैं समाज नीति कहता हूँ। और धर्म नीति होती कि आपके जो पेट्रन्स है उसके प्रति आप एक आस्था रखते हैं कि हाँ वो हमें गाइड करेंगे, चाहे वो धर्म गुरु ना हो, आपका रिलीजियस गुरु ना हो, लेकिन एक आपके ऊपर एक शिक्षक बैठा है, गुरु बैठा, जो जब राजा उसकी बात सुनता था। तो धर्म नीति और समाज नीति का विघटन हुआ है और अब राजनीति एक रियल पॉलिटिक है जिसको मैकियावेलियन पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसका आजकल बोलबाला है। तो इन सब चीजों में जब व्यक्ति शुचिता
या पॉलिटिक्स ऑफ राइटियसनेस या गुड पॉलिटिक्स की बात करता है, तो इसी किस्म के उद्गार निकल के आते हैं जो अपनी बातों में निकल के आए। तो अरविंद केजरीवाल का तो सब कहना मानते हैं, वो तो उसको तो घर का सबसे बड़ा मुखिया मानते हैं। ऐसा एक भी आदमी दिखा दो जो उसके खिलाफ बोल सकता हो। अगले की पूरी तरीके से मान मर्यादा रखी जाती है। आप कह रहे हो कि क्या नाम, अब आपको मैं क्या बताऊं, बताइए आप। क्योंकि उसकी व्यक्ति तो हर विशेष, जगह चलती है कि नहीं चलती है? अच्छा आप ये देखिए डीएनसी एंड आरएनसी, आप तो यूएस में बैठे हैं, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन एंड रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, ये प्राइमरीज के माध्यम से, क्योंकि वहां पे व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं होती, यहाँ पे पर्सनैलिटी कल्ट बनाया जाता है। पर्सनैलिटी कल्ट और एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, उसको आप इनर पार्टी डेमोक्रेसी लेके आइए तो उसमें वो चीजें तब होंगी। अगेन इट कम्स बैक टू, अगेन इट बॉयल्स डाउन टू अगेन रिफॉर्म्स, ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स, अनफॉर्चुनेटली, जो कि अपने यहाँ हो नहीं रहे पार्लियामेंट में। इसलिए सभी आपको वहां पे जो खेल देखने को मिलता है पर्सनैलिटी कल्ट का खेल दिखता है। वैसे एक बात बताना डॉक्टर साहब, आप कहीं ये बदले की वजह से तो पार्टी नहीं बनाई आपने, या वाकई जनसेवा करना चाहते हैं? क्योंकि आप देखो इतना पैसा वैसा लगा के यूएस को छोड़कर आए और आपने अपना सब कुछ इसमें झोंक दिया, और आपको जो आपने इच्छा करी वो शायद आपको नहीं मिला। तो इस वजह से ये बदले की राजनीति है, या सिर्फ केजरीवाल को डिफेम करने वाली बात है, या आप वाकई अब वापस दिल्ली में सेटल होकर दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बदला आदमी तभी करता है, एकदम प्रतिशोध, रिबेल या रिटेलिएट तभी करता है। अगर वैसी कोई भावना होती तो मैं 2016 में कर चुका होता। 10-11 साल हमने सबने देखा कि किस प्रकार से राजनीति की गिरावट आई है, नेशनल लेवल पे भी आई है राजनीति के मूल्यों की। हमें एंड मैं अभी भी मानता हूं कि वी मे नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज नॉट गोइंग टू रिमेन विदाउट टचिंग अस। तो मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन एक अच्छा काम माना जाता है, लेकिन जिस किस्म का माहौल है उसमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन सब लोग दूर भागना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली आफ्टर 11 years if I'm doing it, there is a conviction, hopefully it will make me stay strong and stay the course. बट मैं ही मानता हूं कि मैं किसी एक चिंतन के तहत यहाँ पे आया हूँ। बाकी समय छोटा सा सवाल, क्योंकि हमारा समय बड़ी तेजी से समाप्त होता जा रहा है। ये बताइए कि एनआरआई समाज भी कुछ सहायता कर रहा है आपके इस मुहिम में, या आप एकला चलो की नीति पे ही चल रहे हैं अभी? देखिए अभी हमने नाम फ्लोट किया है, वी हैव नॉट इवन, अभी पार्टी का जो लोक सेना हिंद का रजिस्ट्रेशन भी अभी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पास। वी जस्ट अनाउंस्ड लास्ट मंथ कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं उसके, और हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी यहाँ पे, कोई हमने विधिवत ढंग से उसकी घोषणा नहीं की है अपने लेवल पे। वी हैव जस्ट सर्कुलेटेड द वर्ड एंड फीलर्स आर कमिंग। क्योंकि मैं आखिरी सवाल, चलते चलते आखिरी सवाल जी, आप अपने आप को अन्ना हजारे के रूप में पेश करेंगे या किसी अन्ना हजारे को ढूंढ रहे हैं? देखिए मैं खुद स्वयं चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। आई होप वो तो अन्ना हजारे भी नहीं लड़ा जी। तो आप अन्ना हजारे बनकर पेश आएंगे या अन्ना हजारे ढूंढ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस ढंग से किस कंपैरिजन में जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मैं स्वयं चुनाव न लड़के एक शुचिता की राजनीति का एक रास्ता बनाना चाहता हूँ। जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब आपके साथ कि आप दिल्ली में अपनी प्रेजेंस बना पाएं और लोगों को साथ जोड़ पाएं, और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम मौका मिला तो एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और चुनावों के नजदीक आते एक बार फिर आपको अपने स्टूडियो में लाना चाहेंगे। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद।